Assalamualaikum students. I hope you are all well and properly focusing on your studies. हमारा आज का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। अब इसके नेम से ही पता चल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। हमारी ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की 10 मिलियन काइंड्स हैं, ठीक है। अब उसमें से बायोलॉजिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ उसका 10 मिलियन का 1/3 रिकॉग्नाइज किया, कैटालॉग किया गया, और बाकी जो है वो अभी तक अननाउन है। अब इतनी वैरायटी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि उनको स्टडी करने के लिए उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर उनको देखने के लिए उनके ग्रुप्स बनाए गए। अब जिनके सेम करेक्टरिस्टिक थे जिन ऑर्गेनिज्म के, उनको एक ग्रुप में रखा गया। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनके सेम करेक्टरिस्टिक यानी कि खसूसियात थी, उनको एक और ग्रुप में रखा गया। अब इस तरह ग्रुप में रखने के अमल को हमने क्या कहा? क्लासिफिकेशन कहा। अब 5 बड़े ग्रुप बनाए गए ऑर्गेनिजम्स के, जो कि क्या थे? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स मीन फ्लोरा एंड एनिमल्स मीन फौना। अब फ्लोरा एंड फौना किसी भी जगह पर जो मौजूद होता है तो उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं? वहाँ की क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। उनकी खुराक का होना या ना होना, माहौल का गर्म होना या ठंडा होना, टेम्परेचर का, वहाँ की ज़मीन वहाँ पे, और सतह समुंदर से वहाँ पे उस इलाके की ऊंचाई, और दूसरी स्पीशीज़ के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें जो है वो उस प्लांट्स की और एनिमल्स की डाइवर्सिटी पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा है, यानी कि सेंटर में, अर्थ के दरमियान वाले हिस्से में ज़्यादा है, और पोलर रीजन्स में ये कम है, यानी कि किनारे वाले जो है ज़मीन के एंड वाले रीजन्स में। अब बायोडाइवर्सिटी कैसे एकदम, मतलब इतनी वैरायटी कैसे हुई? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो नहीं था कि एकदम ही इतनी वैरायटी बन गई। अब ये क्या हुआ कि 4 बिलियन ईयर्स से ये एवोल्यूशन का प्रोसेस चला आ रहा था। यानी कि 4 बिलियन ईयर्स अगो जब कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म था, उसने माहौल के मुताबिक अपने आप को अडाप्ट करना शुरू किया, और ये इर्तकाई अमल होते होते एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बनते गए। और जब ये लाइफ स्टार्ट हुई थी तब ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई थी, यूनिसेलुलर से या फिर बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि ह्यूमंस को फूड मिलती है, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब आपको बताया कि है वैरायटी। अब जितनी ही फॉर एग्जांपल प्लांट्स की वैरायटी होगी, एनिमल्स की वैरायटी होगी, तो क्या होगा? अगर हम अपने एग्जांपल लें तो हमारे लिए प्लांट्स की वैरायटी का मतलब है हमारे लिए कि फूड की वैरायटी होगी, हमारे लिए वेजिटेबल्स की होगी, ठीक है। और एनिमल्स की वैरायटी, इंसान जो है वो और मुख्तलिफ एनिमल्स भी, जानवर भी हंटिंग करके दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो उनकी वैरायटी जो है वो खुराक के लिए एक ज़रिया बन जाएगी। बायोडाइवर्सिटी की वजह से हम मुख्तलिफ ड्रग्स जो है वो बना सकते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्लांट से या एनिमल से। कुछ दवाइयाँ भी हासिल की जा सकती हैं। ये इंडस्ट्रियल मटेरियल इससे हासिल किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल है, फाइबर, डाइज, रेजिन्स, गम्स, रबर, ऑयल, ये सब जो है वो प्लांट से डायरेक्टली हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। जैसा कि एक एनिमल की खुराक का जो है वो इन्हिसार एक किसी पौधे पर या प्लांट पर हो सकता है, तो ठीक है। यानी कि अब उसका जो है वो अब प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर प्लांट वहाँ पे ना हो, उसकी शॉर्टेज हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट फिर उस एनिमल पर पड़ेगा जो उसको खाता है, ठीक है। यानी उसकी एक इकोसिस्टम की मेंटेनेंस जो है वो इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से है। हमारी फिज़ा को एक रेगुलर और बैलेंस लेवल में इसमें जो गैसेस हैं उसको मेंटेन भी इसी वजह से, बायोडाइवर्सिटी की वजह से हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में, ये कंट्रोल जो है वो प्लांट्स कर रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का एक और अहम रोल है कि ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो है वो आफ्टर डेथ जो ज़मीन में जब दफन हो जाते हैं तो डिकेइंग प्रोसेस होता है, तो उनके वो न्यूट्रिशन बन के वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है, और वो न्यूट्रिशन जब वो सॉइल के अंदर मिक्स होती है तो वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है, और उस फर्टाइल सॉइल से फिर प्लांट्स मज़ीद अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल।
एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्यों की गई, यानी कि उनकी दर्जाबंदी, उनकी ग्रुपिंग क्यों की गई, उसके क्या एम्स थे, उसके क्या पर्पस थे, और वो किस बेस पर की गई, तो ये हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में। अर्थ के ऊपर अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, जिसमें से 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं जो कि बायोलॉजिस्ट ने रिकॉग्नाइज किए। ठीक है, अब उनमें से स्मॉल परसेंटेज जो है वो अर्थ के ऊपर रह रही है। ठीक है, द रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी इज़ फ्रॉम सिंपल बैक्टीरिया टू दी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक सिंपल बैक्टीरिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक इसकी रेंज है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, यानी कि इसमें पेचीदगी एक सादा ऑर्गेनिज्म से एक मुकम्मल और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग तक इसकी वैरायटी या रेंज है। एनिमल्स की ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात की बिना पर उनकी ग्रुपिंग की जाती है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्यों की गई। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं कि उनकी दर्जाबंदी करना, उनको ग्रुप्स में रखना, डिफरेंट ग्रुप्स में। अब क्यों किया गया, क्योंकि एक ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब उनको क्या होता है कि हम एक ही दफ़ा में एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते, इसलिए हम उनको खसूसियात की बिना पर डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में रखते हैं। जिनकी एक जैसी खसूसियात हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। अब इनके हर एक का लिविंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ सी में रह रहे हैं, कुछ लैंड के ऊपर, कुछ चलते हैं, कुछ फ्लाइंग करते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो स्टिल रहते हैं। अब इनका जो है लाइफ स्टाइल कैसा है, कुछ अपने डिफरेंट तरीके से खुराक हासिल करते हैं, कुछ जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में अवॉइड करने के लिए क्या क्या करते हैं, और अपने रहने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ये सब जो है वो सबकी डिफरेंट है ये सब खसूसियात। अब जिनकी एक जैसी खसूसियात हैं ये सब, उनको एक एक ग्रुप में, सेम ग्रुप में रखा गया। अब क्लासिफिकेशन के ज़रिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ज़रिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन के एम्स क्या थे कि उनको खसूसियात की बिना पर पहचान लिया जाए। अब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। अब हम जब बायोलॉजी की हम इस ब्रांच से डील करते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है और उसकी एवोल्यूशन को भी ट्रेस किया जाता है, यानी कि और ये ऑर्गेनिज्म कैसे जो है वो इसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ, कैसे सिंपल प्लांट से या एनिमल से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो अडेप्ट करता करता एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू एक खास स्टेज तक आ गया, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अब इन दोनों ब्रांचेस के यही एम है कि इनकी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस को हम देखें और उनको स्टडी कर सकें। और उसका सेकंड एम क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऑर्गेनिजम्स के आपस में हम स्टडी कर सकें। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि किस बुनियाद पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। उस बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में रखा जाता है जब उनमें एक जैसी खसूसियात पाई जाएं। ठीक है, तो फिर हम उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। अब उनमें एक जैसी खसूसियात क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि उनके इर्तकाई अमल के दौरान उनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि जो पिछले उनके आबाओ-अजदाद थे उन ऑर्गेनिज्म के, उनमें सिमिलैरिटीज़ थी या फिर उनका ओरिजिन एक ही था। फॉर एग्जाम्पल, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स दैन टू द इंसेक्ट्स। जैसा कि स्पैरोज का रिलेशन जो है वो पिजन्स के साथ ज़्यादा जो है वो ऑब्वियस नज़र आता है। ठीक है, जैसे कि उसमें सिमिलैरिटीज़ एक जैसी लगती है, जैसे कि उनके विंग्स का होना, उनका उड़ने का स्टाइल या फिर उनकी खुराक हासिल करने का। ठीक है, जबकि इंसेक्ट के साथ सिमिलैरिटी बहुत कम है उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्पैरोज और पिजन्स का एवोल्यूशन जो है वो सेम हो सकता है या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम हो सकती है। अब बायोलॉजिस्ट जब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो फिर उनकी सिमिलैरिटीज़ जो देखी जाती हैं एक्सटर्नली भी देखी जाती हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर की भी देखी जाती हैं। अब मॉडर्न जेनेटिक्स के ज़रिए जो है वो टैक्सोनोमिस्ट को ज़्यादा आसानी हो गई है अपने क्लासिफिकेशन करने के अमल में। अब दो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के ज़रिए या डीएनए के ज़रिए उनकी सिमिलैरिटीज़ का पता लगाया जाता है ताकि टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन में ज़्यादा आसानी हो सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बाद जिन ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या फिर टैक्सा भी कहा जाता है, सिंगुलर टैक्सॉन।
ये टैक्सा एक लैडर की फॉर्म में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इस कनेक्शन को हम कहते हैं या इस फॉर्म को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अर्थ पे पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब किंगडम एक सबसे बड़ा टैक्सोन होता है या एक सबसे बड़ा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज की बेस पर रखा जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टैक्सा हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज की बेस पर रखा जाता है। फर्स्ट है जी फाइलम। फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब फाइलम के अंदर क्या होता है कि रिलेटेड क्लासेस ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास। अब क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे। ऑर्डर में क्या है, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर में है जी ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की रिलेटेड फैमिलीज। अगला है जी फैमिली। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जीनस। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। एक रिलेटेड स्पीशीज जो है वो एक जीनस में आ जाएंगी। एंड पे आएगा स्पीशी। अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे जानदार। अब ये सारा जो है इंटरकनेक्शन फाइलम से लेके स्पीशी तक, यानी कि ये एक स्टेप वाइज आ गया, ये एक लैडर फॉर्म बन गया। अब इस कनेक्शन को या इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ह्यूमन की अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो क्या है जी, इंसान की किंगडम है जी एनिमेलिया, इंसान का, ह्यूमन का। फाइलम है कॉर्डेटा। ह्यूमन की क्लास है मैमलिया। ऑर्डर है प्राइमेट्स। फैमिली होमिनाइडी। जीनस होमो एंड स्पीशीज है होमो सैपियंस। अब ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन हो गई। स्पीशी क्या है? स्पीशी क्लासिफिकेशन का एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब यानी कि बेस ये है। अब स्पीशी में कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब इसमें क्या होता है कि सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल यानी कि अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। हर स्पीशी दूसरी स्पीशी से डिफरेंट हो सकती है और हर स्पीशीज जो है वो उसके अपने ख़ास स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर उसका ख़ास होता है, उसका इकोलॉजिकल बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका इन्वायरमेंट हर स्पीशी का डिफरेंट हो सकता है।